हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जो है हमारा खनिज और ऊर्जा के स्रोत। लगातार मैं आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी चैप्टर के एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं लगातार इसके क्वेश्चंस भी कराता जा रहा था, बट बहुत से कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों को समझाने भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, हो सकता है आप लोग उसे करेक्टली ना लिख पाए हों और सो उसे आप अब करेक्ट कर लीजिएगा और उसमें कुछ अगर आप लोगों की कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लॉन्ग है, एक बार फर्स्ट लॉन्ग देख लेते हैं हल्का सा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट करिए, कुछ उसमें लिखने वाला कुछ ऐसा नहीं था कि आप लोग उसको ढूंढना पड़ा हो। सामने आप लोगों को इसके आंसर लिखा हुआ था और आप लोगों को बस फाइंड करके थोड़ा सा आंसर लिखना था। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। पहला है क्वेश्चन हमारा, खनिज क्या है और ये प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं, इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो जो खनिज है वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन होता है और चट्टानों के रूप में, किस रूप में, चट्टानों के रूप में पाया जाता है। खनिज के खनन का प्रवेधन यानी या आखनन, खनिज के खनन का प्रवेधन या आखनन यानी कि उसका जो निष्कर्षण किया जाता है निष्कर्षण द्वारा किया जाता है, मतलब उसे प्रवेधन या आखनन जो है यानी उसको प्योरीफाई करके। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, निष्कर्षण विधि द्वारा किया जाता है, उसे प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कल जाना था कि उससे फिर पेट्रोल, डीजल और ये तरह तरह के जो एक हमें काला पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है और उसके निष्कर्षण के माध्यम से उससे अलग अलग चीजें, पेट्रोल, डीजल या अन्य तेल जो है वो इस प्रकार से निकलते हैं और फिर उसके बाद खनिज, उसके बाद ये और जैसे मोम है, ठीक, तो ये सभी चीजें हमारे पास इससे इसके खनन के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि भारत में खनिजों को वितरण पर प्रकाश डालिए। भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार किया जाता है और भारत में खनिजों का वितरण चलिए देखते हैं। पहला है लोहा। ठीक है, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि भारत में खनिजों का वितरण पर प्रकाश डालना यानी भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो पहला है लोहा, दूसरा है मैग्नीज, उसके बाद तीसरा है तांबा और बॉक्साइट। ठीक है, तो लोहा भारत में लगभग 5%, भारत में लगभग 5% लोहा उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों में लोहा उत्पादित किया जाता है। और भारत क्या है, भारत के ये राज्य प्रमुख उत्पादित लोहा उत्पादित राज्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लोहे से संबंधित चीजें। उसके बाद मैग्नीज, भारत के मध्य प्रदेश और उड़ीसा, भारत के मध्य प्रदेश और उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य कहे जाते हैं। अर्थात इन राज्यों में मैग्नीज का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक किया जाता है। यह भारत के प्रमुख उत्पादक मैग्नीज उत्पादक राज्य कहे जाते हैं। उसके बाद तांबा, भारत में तांबे की उपलब्धता बहुत कम है। भारत में जो है वो तांबे की उपलब्धता बहुत कम है और जो इसके प्रमुख राज्य हैं वह झारखंड है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है आदि राज्यों में तांबे का उत्पादन अल्प मात्रा में किया जाता है। ठीक है, अर्थात जो भारत में तांबे के उत्पादन में इसी के जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वह बहुत कम है, वह अल्प मात्रा में किया जाता है। ठीक, फिर है बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में जानते हैं कि बॉक्साइट भारत में बॉक्साइट का खनन मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, ठीक है, ये यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। अर्थात मध्य प्रदेश में जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्य जो है वो बॉक्साइट उत्पादन में अन्य प्रमुख उत्पादित राज्य कहे जाते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगला प्रश्न है कि खनिजों का संरक्षण। ठीक, अब खनिजों के संरक्षण से संबंधित क्या प्रश्न होगा कि खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहले तो ये कि खनिजों का संरक्षण इस प्रकार से किया जाता है कि पहले जो हम उसकी उपयोगिता सर्वाधिक हम लालच स्वरूप मतलब अपने लालच की पूर्ति के लिए या लालच स्वरूप उसकी लगातार हम उसका खनन कर रहे हैं, है ना, और उसका यूज कर रहे हैं, है ना, और उसका ब्लैक सप्लाई उसका किया जा रहा है, ठीक, खनिजों का, तो वो गलत है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उस पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से भी मतलब जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जो हमारे लिए जो उपयोगी खनिज हैं उनको बचाया जा सकता है और उनको आगे आने वाले कई वर्षों तक उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, परंतु हमारे जो बुकस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं कि खनिज संसाधन जो है वो सीमित होने के साथ साथ अनवीकरणीय संसाधन भी है। अर्थात ये खनिज जो है वो सीमित तो है ही है, उसके बाद अनवीकरणीय है, यानी ये हमें मतलब दोबारा हमें उपलब्ध नहीं हो सकते, दोबारा नवीकृत होकर नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, कि ये नहीं कि हम ये कोई जल नहीं है कि वर्षा द्वारा हमें जल मिल गया। जल जैसे वर्षा जल क्या, जल की हम लोग लगातार उपयोगिता करते रहते हैं उपयोग उसका, फिर क्या होता है कि जब वर्षा होती है तो फिर हमें जल की पूर्ति हमारी हो जाती है। ठीक है, तो हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती है। ठीक, उसी प्रकार पर जो खनिज क्या है वह ऐसी प्रक्रिया उसकी ऐसा साइकिल नहीं है उसका उत्पादन में, है ना, वह आप लगातार उसका खनन करते जा रहे हैं और उसका यूज करते जा रहे हैं। ठीक, परंतु एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास खनिजों की मात्रा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, और इसे दोबारा से इसकी पूर्ण रूप से इसे आने में लाखों सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। ठीक, और हो सकता है तब तक हम जीवित भी न रहें। ठीक, और तो इसलिए हमें इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए और उपयोगिता अवश्य इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक, और जनसंख्या के बढ़ने और औद्योगिक विकास के कारण खनिजों की मांग में वृद्धि हो रही है। ठीक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो लगातार विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, ठीक, उसमें भी खनिजों की मांग जो है वो बढ़ी है और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ चीजों की मांगों में तो बढ़ोतरी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, जब अधिक घर में अधिक लोग होंगे तो कोई भी चीज अधिक संख्या में बटेगी। ठीक, घर में कम सदस्य होंगे तो वह क्या है, कम चीजों वो चीज थोड़े ही लोगों में बढ़ जाएगी। ठीक, और शायद बच भी जाए। तो इसलिए क्या है, जनसंख्या जब अधिक होगी तो मांग भी में वृद्धि होगी। अतः खनिजों का संरक्षण धातुओं का पुनः चक्रण एवं अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो अतः खनिजों का संरक्षण धातुओं का पुनः चक्रण, यानी धातुओं को हम या ऐसा कोई साइंटिफिक जिससे कि हम लोग कुछ मिक्स करके कोई धातुओं को बना सकें या धातुओं का पुनः चक्रण हो सके, यानी रिसाइकल हम उसे करके बना सकें। ठीक, तो इस प्रकार से हम धातुओं को, कीमती धातुओं को बचा भी सकते हैं और उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं, उन्हें संरक्षित कर सकते हैं अपने खनिजों को। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया, पर जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो क्योंकि आपको आंसर्स खुद से फाइंड करने होंगे और एक्सरसाइज की भी मैं आप लोगों को पिक दे दूंगा। इसको एक्सरसाइज को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ बच्चों के पास बुक ना अवेलेबल हो तो वो भी एक्सरसाइज लिख लेंगे और लर्न करते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ठीक, ओके, गुड बाय।